ऑफ द क्वेश्चन है। वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन ऐसा है जैसे आपने सर्कुलर मोशन में एक सवाल पढ़ा था। सवाल कैसा था सर्कुलर मोशन में कि अगर कोई रिंग है और वो घूम रही है, और वो क्या कर रही है, घूम रही है, तो उस रिंग की वजह से फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। तो हमने कहा उसी रिंग का इस्तेमाल करते हैं हम। अ रिंग having radius r, a ring having radius r is placed in uniform magnetic field, find out the tension developed in the ring where current flow in ring is clockwise sense. Current flow is clockwise sense. करंट कैसी बह रही है, क्लॉकवाइज सेंस बह रही है। और मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहां ब्रैकेट में लिख लेना बेटा बी नॉट के कैप माइनस। ठीक है, अब आपको टेंशन निकालना है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि सर इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, एक दो बार नहीं पूछा बेटा, कई बार। नीट में तो अनंत बार पूछा गया है, जेई में भी 5-6 बार पूछा गया है मेंस लेवल तक। तो लेकिन इसी क्वेश्चन को एडवांस रूप में सर्कुलर मोशन से रिलेट करके पूछता है वो। अब जो सर्कुलर मोशन हमने पढ़ाया था आपको, तब इस पर बहुत सारे सवाल कराए थे, तो सर्कुलर मोशन को हम यहाँ नहीं घुसाते हैं, नहीं तो सर्कुलर मोशन और मैग्नेटिक फील्ड मिक्स्ड हो जाएगा। यू आर सो कंफ्यूज्ड, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आप पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़िए। सर्कुलर मोशन में हमने इस क्वेश्चन को बहुत कराया था, तो आप सर्कुलर मोशन अगर खोलेंगे, पुराने नोट्स अगर आपको याद होंगे तो आपने देखा होगा मैंने वहाँ क्वेश्चन कराया हुआ है। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से हो गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें सर्कुलर लूप को रखना है, यानी रिंग को रखना है। रिंग जिसका रेडियस कितना है r, हमने कहा भैया ये रिंग है हमारी, इस रिंग का रेडियस कितना हमने मान लिया r। अब इस रिंग में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, अब आपको इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी, क्योंकि करंट बहेगी तो टेंशन तो डेवलप्ड होगी ही होगी, और टेंशन डेवलप्ड होगी तो कितनी डेवलप्ड होगी। तो कहा गया भैया एक काम करो, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम अगले पेज पर करते हैं। अगले पेज पर आए, हमने इस रिंग को यहां से बना लिया, ठीक है। इस रिंग का रेडियस कितना है r। हमने कहा मैंने यहां एक एलिमेंट ले लिया कुछ इस तरीके से, इस एलिमेंट में ये वाला जो एंगल है वो डी थीटा, तो इधर वाला भी कितना हो जाएगा डी थीटा। सोच के देखो ये पूरा का पूरा थिकनेस कितना हो जाएगा r इंटू डी थीटा, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2r डी थीटा। नाउ दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग। अब सोच के देखो यहां पर जो टेंशन लगेगी कुछ इस तरीके से लगेगी, और यहां पर जो टेंशन लगेगी कुछ इस तरीके से लगेगी, और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है। तो भैया जब भी टेंशन निकालना होगा तो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टेंशन को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। तो इसके दो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट, दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इधर आया, ये वाला थीटा, तो ये वाला भी डी थीटा, और अगर ये वाला डी थीटा हुआ तो इसका एक कंपोनेंट इधर आया, ये वाला डी थीटा, और ये 90 डिग्री पर हैं, तो ये डी थीटा, तो ये 90 माइनस डी थीटा, ये फिर से डी थीटा, तो ये आ गया टी, ये फिर से कितना होगा डी थीटा, तो आ गया टी कॉस थीटा। और अगर इधर टी कॉस थीटा आ गया, सॉरी कॉस थीटा नहीं, कॉस डी थीटा, तो इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा। सिमिलरली इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा टी साइन डी थीटा, और इधर कितना आ जाएगा टी कॉस डी थीटा। सवाल यह है कि ये टी कॉस डी थीटा और ने इस टी कॉस डी थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन ये टी साइन डी थीटा और ये टी साइन डी थीटा नीचे है, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए। तो वो फोर्स कौन सा होगा जो इसको बैलेंस करेगा, वो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही तो काम कर रहा है, क्योंकि ये कहां रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा होगा, मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स लग किधर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग किधर रहा है, नीचे लग रहा है 2t साइन थीटा,
तो मैग्नेटिक फोर्स इस वाले एलिमेंट पे ध्यान से देखो, लेंथ तो यही होगी। अब चूंकि ये बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो इसको भी स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे ही तुमने माना तो करंट की डायरेक्शन ये हुई, तो लेंथ की भी डायरेक्शन ये हुई, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? L क्रॉस बी, L क्रॉस बी, L क्रॉस बी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ऊपर लगा बेटा मैग्नेटिक फोर्स Fm। तो नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स कैन बी बैलेंसिंग दिस। तो Fm इज इक्वल टू कितना आ गया? यूजिंग बैलेंसिंग फोर्स इक्वेशन। जब फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स कितना है? Fm, और नीचे वाला फोर्स है 2t साइन ऑफ d थीटा। अब तुम ध्यान से देखो, Fm कितना? Fm होता है ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा इज इक्वल टू 2t साइन ऑफ d थीटा, वेयर थीटा इज द 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और फोर्स L लग रहा है इधर, तो L इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो L और B में एंगल 90 डिग्री है, तो L की जगह कितना है? 2r d थीटा इंटू B, और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे चाहो तो लिख लो साइन ऑफ 90, नाउ दैट्स इज इक्वल टू 2t साइन ऑफ d थीटा, ये और ये। व्हेन थीटा इज स्मॉल, व्हेन थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज बिकम्स थीटा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कि व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा बिकम्स थीटा। अब डी थीटा छोटा है कि बड़ा? तो सर डी थीटा तो बहुत छोटा है, तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? डी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2ir डी थीटा इंटू बी बराबर 2t इंटू डी थीटा। डी थीटा ने डी थीटा को उड़ा दिया, 2 ने 2 को उड़ा दिया, तो t बराबर आ गया IRB। हालांकि ये दिख ऐसा रहा T इज व्हाट फोर्स, तो दिस इज कॉल्ड इन न्यूटन। इस पर बहुत सारे सवाल आए बेटा, so many questions asked in this concept. This is the very fundamental question and this is the very important question. ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड और टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसको सॉल्व बड़े आसान तरीके से किया गया क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह सिखाए थे। बस हमारे इसी क्वेश्चन को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ेंगे तो दूसरे वे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी आएगा, और तो और अल्टरनेटिंग करंट में भी आएगा। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर्कुलर मोशन में करने का अप्रोच कुछ अलग है, मैग्नेटिक फील्ड में करने का अप्रोच कुछ अलग है, मैग्नेटिक इंडक्शन में करने का अप्रोच अलग है, और अल्टरनेटिंग करंट में करने का अप्रोच अलग है। इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लिया, समझ में आ गया बेटा? तो समझ में आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे वाले सवाल करते हैं। लिख लो फटाफट। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। हमने कहा जो चर्चाएं हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करी, अगर वही मैग्नेटिक फोर्स का कैलकुलेशन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो जाए तब क्या क्या चीजें में बदलाव आएगा। तो नाउ पुट द हेडिंग कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, या ऐसा लिखो क्वेश्चन मैग्नेटिक कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। एक मिनट, calculation of magnetic force, calculation of magnetic force when magnetic field is non-uniform, when magnetic field is non-uniform। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बताना है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाए। कैसी हो जाए? वेरिएबल हो जाए। तो जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी तो पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली तो नहीं जनरेट होने वाली, ऑटोमेटिकली तो जनरेट होने वाली नहीं है। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। अब इस पर पूरा क्वेश्चन है, इस पर पूरा क्या है? क्वेश्चन है। तो कहा गया क्वेश्चन है, इस पर हम कंसेप्ट है क्वेश्चन के साथ साथ, तो हमें क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को समझाते हैं। हमारे समझाने का मतलब यह है कि मैंने कहा एक इनफाइनाइट वायर है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स
find out the magnetic force of a wire length L, current I2 placed parallel to the infinite current carrying wire, current I1 at a distance of r या at a distance of d from infinite wire. अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया नॉन यूनिफॉर्म। कैसा बनाया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पढ़ के हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या पूछना चाह रहे हैं आप। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, 3-4 बार पढ़ोगे, तब आपको एक क्वेश्चन की लाइन समझ में आएगी। चूज द मतलब फाइंड आउट द लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन। कहा गया कि फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। कहां पर निकालना है? एक वायर है जिसकी लेंथ L है और करंट उसमें कितनी बह रही है? I2, जो कि रखा गया है पैरेलल टू द इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, करंट I1 एट द डिस्टेंस फ्रॉम द इनफाइनाइट वायर। तो हमने कहा एक काम करो, सिंपल सा तरीका, मैं इधर इनफाइनाइट वायर बना लेता हूं, इसमें करंट I1 फ्लो कर रही है। अब तुम ध्यान से देखो, इस इनफाइनाइट वायर की वजह से d डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसका फॉर्मूला क्या है? इसी d डिस्टेंस पर क्या रखा है? फाइनाइट वायर रखा है जिसकी लेंथ कितनी है? जिसकी लेंथ है L, और करंट बह रही है I2। करंट कितनी बह रही है? I2 बह रही है। तो भैया आप ध्यान से बताओ मुझे देखकर, अब आप मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फोर्स निकालना है इस वाली वायर पर यहां तो मैग्नेटिक फील्ड पता ही नहीं है। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जिम्मेदार कौन है? इनफाइनाइट वायर। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/2πd। तो इस वायर की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो यहां पॉइंट अगर ए दे दे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए इज नथिंग बट μ0I1/2πd। सोच के देखो, अगर ये d बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटती रहेगी, अगर ये d बढ़ता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटती रहेगी, और d कम होता रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। इसका मतलब इस पूरे इंटायर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। अगर ऐसे चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घट रही है कि नहीं घट रही है? और अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रही है यानी मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, इट मींस दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब अगर फोर्स इस वाले वायर में निकालना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग पाम रूल अंदर, और अगर फोर्स ऊपर निकालना है तो L क्रॉस B, तो फोर्स आया इधर, तो इस वायर पर फोर्स आया इधर, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स? इट इज नथिंग बट IL क्रॉस B। लिखा गया ILB साइन थीटा। I कौन सा है? I2 है। I कौन सा है? तो I2, L इंटू BA, क्योंकि BA पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वही काम करेगा। तो भैया L और B में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो हो गया I2 L इंटू BA इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये हो गया I2 L इंटू BA। I2 की वैल्यू I2, L की वैल्यू L, और BA की वैल्यू कितनी है? μ0I1/2πd। तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ गया μ0/2πI1I2/d। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया? μ0/2πI1I2L/d। ठीक है बेटा? तो ठीक है।